So hello students. So in this video we'll discuss the next part, that is protection. In the last video I have explained you about threats, the internal and the external threats of the computer system to the computer system. But now we'll discuss that how to protect our computer system from illegal access. So there are 5 points in this, the 5 ways it is given in our book to explain to secure our system from the illegal access. We'll discuss them point wise. Okay, so the first point is given: physical restrictions to the computer department. Okay, first let me read out what is written in this PDF. That most organizations require all employees to wear an ID badge. The computer rooms are commonly protected from access by a locked door, which can only be opened by authorized personnel. सी जो कंप्यूटर सिस्टम है, जिसको आप कहीं अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तो उसको हम कहीं कहीं कहते हैं MIS डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो MIS डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट को, या जो IT डिपार्टमेंट हो गया किसी कंपनी का, उसको एक सिक्योर किया जाता है किसी बहुत तरीकों से मतलब उसको आपने एम्प्लॉयज को ID एक बैज दे दिया, एक ID कार्ड दे दिया सबको, कि जो भी एम्प्लॉय उसमें रहेगा या आएगा जाएगा सबके पास एक ID कार्ड होना चाहिए। कई बार बहुत जगह पे फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक सिस्टम लगा करके सिक्योर किया जाता है कि अगर आप उस सिस्टम में इन करना चाहते हैं तो आपको अपना बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा, तभी आप सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो, अगर आपने बैंक में देखा भी होगा तो वहां पर भी जब भी वो लॉग इन करते हैं, जो बैंकिंग पर्सनल्स होते हैं, तो वो पहले अपना थंब यूज करते हैं और तभी वो अपने सिस्टम में लॉग इन कर पाते हैं। तो उसी तरह से किसी बहुत सारे तरीकों से फिजिकल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके और सिस्टम को सिक्योर करने की कोशिश की जाती है कि कोई भी अनवांटेड लोग जो सिस्टम के अंदर के ना हो, ठीक है, वो आपके सिस्टम को यूज ना कर सके। यहां मेरा पहला वर्ड सिस्टम के अंदर से ना मतलब होने का ऑर्गेनाइजेशन से था। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग जो ना हो वो एक्सेस ना कर पाए, और वही लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के भी एक्सेस कर सके जिनके पास एक प्रॉपर ID हो। ठीक है, और उसको प्रॉपर बंद करके रखा जाता है जो आपके IT सेल्स होते हैं, ताकि कंप्यूटर सिस्टम्स को हम क्या रख सके, प्रोटेक्टेड रख सके। एक दूसरा चीज दिया है यूजर नेम एंड पासवर्ड। When using a computer terminal, people are required to sign on with a user ID and password. Password must not be written down, must not be composed of common names, words or dates, and must be changed frequently. Again, a most common thing. Even we as a normal user also used to protect our accounts, our systems with the username and password. Okay, username password क्या, कि आपको सिस्टम को यूज करने के लिए हर व्यक्ति को एक स्पेसिफिक यूजर नेम और एक स्पेसिफिक पासवर्ड दिया जाता है। इवन टू अस एज अ टीचर्स ऑल्सो, हमें भी एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दिया जाता है अपने चीजों को एक्सेस करने के लिए। अब यूजर आईडी पासवर्ड्स में सबसे जो ध्यान देने वाली बात होती है कि पासवर्ड्स आप ऐसे न रखें जिनको आसानी से क्रैक किया जा सके। हालांकि क्रैक करना कोई चाहे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर फिर भी सजेस्टेड ये होता है कि आप बहुत इजी पासवर्ड्स न रखें। जनरली पासवर्ड्स में लोग क्या रखते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं। कुछ लोग पासवर्ड्स में क्या रख लेते हैं, अपना नाम रख लेते हैं, अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रख लेते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इजी टू गेस होती हैं फॉर द हैकर्स, so they can hack your system or they can get inside your system. So username and password are used for protection of computer system from illegal access, but it is suggested to use proper password, and another thing, that change those passwords frequently. Okay, don't leave a password for a long time as it is. Okay, so you should change your password time to time. The third one is data access control. Access to various data files on the computer can be restricted to those people who need it, identified by the user ID. Any data in database can have restrictions placed on who can look at it and who can change it by setting appropriate access rights. Now, data access control, what does it mean? Access means accessing, यानी यूज करना है उसको, किसको, डेटा को। तो डेटा को यूज करने का एक कंट्रोल है, वो हम दूसरे के हाथ में दे दिए, और किस हाथ में दिए हैं, उसके लिए
आपको स्पेसिफाई किया गया है विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी। सो वही लोग उस डेटा को एक्सेस करेंगे जिनको प्रॉपर यूजर आईडी दी गई है, वही डेटाबेस के उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस की एक और खास बात ये होती है कि जब भी आप डेटाबेस यूज करते तो डेटाबेस का अपना यूजर आईडी और पासवर्ड होता है और जो आपको देना पड़ता है जब आप सिस्टम को यूज करने जाते हैं। तो एक और वे से प्रोटेक्ट किया जाता है, हालांकि वो भी एक तरह से पासवर्ड ही है, पर ये डेटाबेस में एक अलग से यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया जा सकता है जिससे कि आप एक और लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो वही लिखा हुआ है, डेटा एक्सेस कंट्रोल एक्सेस टू वेरियस डेटा फाइल्स ऑन कंप्यूटर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पीपल हु नीड इट आइडेंटिफाइड बाय देयर यूजर आईडीज। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्पेशल सॉफ्टवेयर्स। So what special softwares are? They are special softwares that can be installed on a computer system which will maintain an audit of who has logged on from which computer, terminal and for how much time. This will enable any unusual activity to be spotted and investigated immediately. तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं ऑडिटिंग के लिए। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आप कि जो एक्टिविटीज है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना, कि कौन कौन सिस्टम में लॉगिन किया है और किस किस टाइम पर किया हुआ है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि किस टाइम पर सिस्टम खराब हुआ, तो वहां से आप इस किसी व्यक्ति को आप पकड़ सकते हैं कि किसकी वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी। तो इस तरह से एक ऑडिटिंग कर दिया जाता है जिसको कहते हैं कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, एक लॉग मेंटेन करके रखते हैं, लॉग बुक मेंटेन करके रखते हैं सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि ये लॉग बुक क्रिएट करता है या लॉग क्रिएट करता है कि कौन कौन किस किस सिस्टम पर को यूज किया है और कौन कौन से टाइम पर सिस्टम को यूज किया गया। अब इसकी हेल्प से क्या होगा कि अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कब आई थी और किसके थ्रू आई थी। तो ये इजी वे है जहां से आप किसी को पकड़ सकते हैं कि किसकी वजह से आपके सिस्टम में प्रॉब्लम इन की है। लास्ट वन इज डेटा एन्क्रिप्शन। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा एन्क्रिप्शन। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, डेटा मस्ट बी एन्क्रिप्टेड बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड। डेटा इज स्क्रैम्बल्ड यूजिंग टेक्निक्स सो दैट इवन इफ इट इज intercepted it cannot be read without decoding it first. It is then unscrambled at the receiving end. See, जो आज के टाइम में एक कॉन्सेप्ट आया है डेटा इंक्रिप्शन, बहुत पुराने समय से नहीं है फिर भी चल रहा है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मीन्स क्या होता है कि डेटा को स्क्रैम्बल कर देना एज पर इसके थ्रू। मैं अगर अपने तरह से इसको एक्सप्लेन करूं तो एक ही होती है उसको कहते हैं हम इंक्रिप्शन और एक होता है डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होता है कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जो कोई और आसानी से न पढ़ पाए, तो उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन एंड फ्रॉम साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी and this study is called cryptology। अब इस पूरे में ये जो आपसे मैंने बोला प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, ये है क्या? जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन, इवन आप अपना पासवर्ड, जब आप क्रेडिट कार्ड का या कोई भी कार्ड का पासवर्ड, इवन अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड्स को जब भी हम इन करते हैं यानी टाइप करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं यानी लॉग इन करते हैं, तो डेटा हमारा ट्रेवल होता है हमारे सिस्टम से सर्वर एंड तक। अब इस यहां से यहां तक जाने में डेटा वल्नरेबल है कि बीच में कोई इंट्रूडर बैठा हो सकता है और वो आपके डेटा को पकड़ सकता है और आपकी आईडी की डिटेल्स को फाइंड आउट कर सकता है। अब क्या किया हम लोगों ने यहां पर इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट मतलब एक कोड भाषा में इसको कन्वर्ट कर दिया इस एंड में, और यहां से वो कोड भाषा में, कोड लैंग्वेज में डेटा यहां से यहां की ओर ट्रांसफर हुआ सर्वर पर या दूसरे एंड पर, रिसीविंग एंड पर। अब यहां से यहां तक जब डेटा ट्रैवल हो रहा है तो ट्रैवलिंग के दौरान वो डेटा क्या है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, यानी एक सिक्योर वे में आपने उसको एक अलग भाषा में कन्वर्ट करके सेंड कर दिया। तो जब तक रिसीविंग एंड तक जाएगा नहीं, वो उसी फॉर्म में रहेगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में। और जो इंट्रूडर्स अगर बीच में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, भले वो पकड़ लें,
पर जो वो कोड लिखा होगा वो उसको समझ नहीं पाए। अब होगा क्या, जब ये रिसीविंग एंड पर पहुंचेगा यहां पर इसको फिर से डिकोड किया जाएगा। इनकोडिंग का मतलब प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट यानी इंक्रिप्शन, और डिकोडिंग मतलब या डिक्रिप्शन मतलब साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। तो ये दोनों काम जो होता है इंक्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का, ये सेंडर एंड टू रिसीविंग एंड पर होता है। बीच में ट्रांसफर जब होता है डेटा तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है कि अगर कोई आपके डेटा को हैक करता है या आपकी फाइल को कैच करता है तो वो उस डेटा को पढ़ तो ले पर उससे उसको कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगी, तो इसे हम कहते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है, आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो भी आपके पॉइंट्स हैं जो अभी आपको मैंने डिस्कस किया, 5 पॉइंट्स, एंड ऑल 5 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन द लास्ट 2 वीडियोस जो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज दिस हेडिंग। बोथ headings can be in your examination as well for class 9, that's very very important। and एग्जाम में ये बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर थियोरी में क्वेश्चन आएंगे तो ये 5 मार्क्स के नहीं आते हैं, 2 मार्क्स के नहीं आते हैं, बल्कि 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। तो जब भी आपको ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है तो आपको सिर्फ थियोरी नहीं लिखनी है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट एज वेल, एंड अगेन द एक्सप्लेनेशन कैन बी डन in your own language. I have explained it in my way, so please go through this video again and again, listen the content what is given there, read the PDF, and from there also you can get the answer. After that, write in your examination. Okay, so thank you so much for watching this video.